सत श्री अकाल दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही फेवरेट नारा जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री का है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये नारा वो शुरू से लगाते आ रहे हैं। 2014 में उनको जो जीत मिली थी वो इसी नारे के ऊपर मिली थी। भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, जो फाइलें बंद पड़ी हैं उनको खोल कर लाऊंगा, खोद कर लाऊंगा। वो सीएजी की रिपोर्ट जिसके दम पर मोदी जी जीते थे, आज उसी सीएजी रिपोर्ट ने मोदी जी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आईना दिखाना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कि जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, शायद उसका तात्पर्य ये था कि मैं तो महंगी से महंगी सब्जी खाऊंगा लेकिन आपके घर में टमाटर भी नहीं आने दूंगा। प्याज के भाव इतने कर दूंगा कि आप जीरे का तड़का लगाकर ही खा लीजिए। मशरूम 1.5 लाख रुपए किलो मैं तो खा सकता हूं लेकिन जनता नहीं। खैर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन हम इन्हीं बातों को नहीं करेंगे। हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि ये मुद्दे जो हैं, ये बातें जो हैं, दिनचर्या की बातें हैं और डेली की बातें हैं और आप सब इनसे रूबरू हैं। सिलेंडर की बात करें तो 400 से 1200 का हुआ, पेट्रोल की बात करें तो महंगा। हालांकि जो क्रूड ऑयल है वो सबसे सस्ता क्रूड ऑयल भारत में आता है, लेकिन सबसे महंगा पेट्रोल भी भारत में ही बिकता है। तो ये सरकार बता सकती है कि सस्ती चीज लेकर वो महंगी जो बेच रही है जनता को, उसका क्या लॉजिक है। बहरहाल मैं बात आऊंगी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के ऊपर। इसमें जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें की, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट जो कहती है वो कुछ और ही कहती है। सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासे होने शुरू हुए, खुलासे कहाँ से होने शुरू किया, ये भी बड़ी एक लॉजिक की बात है और बहुत ही अद्भुत है। वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट लाने का तात्पर्य था कि मोदी जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं गडकरी जो है वो आगे ना आ जाए। प्रधानमंत्री की रेस में कहीं आरएसएस गडकरी को चेहरा ना बना ले, क्योंकि दो चेहरे जो हम सुन रहे थे, सूत्र बता रहे थे या अफवाहें उड़ रही थी या बहुत सारी जानकारियां ऐसी प्राप्त हो रही थी कि जहां पर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को चेहरा बनाया जा सकता है, ऐसी बातें आरएसएस की तरफ से आ रही थी। ये सूत्र हैं। लेकिन अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, किसी को कैसे आगे आने दें। उनका जो बीता काल है, गुजरात में गृह मंत्री हुआ करते थे एक, उनका खैर बहुत लंबी स्टोरी है, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि कैसे उनकी मृत्यु हो गई दिन दहाड़े पुलिस से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी के ऊपर। खैर, वो बाद की बातें हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि जो अब रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सीवीसी की रिपोर्ट हो, और चाहे जो करप्शन के खिलाफ पोर्टल एक बनाया गया था कि अगर कोई करप्शन करता है तो आप इस पोर्टल पर बता सकते हैं, अपना यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं कि कौन करप्शन कर रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी भी जानकारी सामने निकल के आई कि वो पोर्टल भी बता रहा है कि घोटाले तो हुए हैं, करप्शन जो है वो निहायत चरम सीमा पर है। ये तीनों की रिपोर्ट जब आई तो अब सबके होश उड़ गए कि ये क्या होना शुरू हो गया। और इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जिस मंत्रालय में शिकायतें दर्ज हुई, टोटल अगर हम बात करें तो 1.5 लाख से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, और लेकिन सबसे ज्यादा जो शिकायतें दर्ज हुई वो हुई गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का जो गृह मंत्रालय है उसमें ये जो शिकायतें हैं दर्ज हुई। और उसकी जो गिनती थी, अगर हम बात करें कंप्लेंट्स की, तो 43,000 से ज्यादा केवल गृह मंत्रालय की थी। अब 1.5 लाख की कुल शिकायतें, जिसमें रेलवे भी आता है, स्मृति ईरानी जी का भी आता है, वित्त मंत्रालय भी आता है, हर मंत्रालय आता है, लेकिन ये जो बताया गया है आंकड़ा, सबसे ज्यादा 43,000 से भी ज्यादा जो कंप्लेंट्स आई हैं भ्रष्टाचार की, वो गृह मंत्रालय के अंदर की हैं। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के ऊपर कंप्लेंट की गई है।
लेकिन इसका निवारण बहुत ही कम हुआ। अगर वो बीजेपी का कोई सगा साथी था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई अन्य है जिससे उनको फायदा हो सकता है उसे भी छोड़ दिया गया, और जिसका पता लगा है कि हाँ इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है ना बीजेपी से ना ही कोई इसका फायदा हो सकता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की गई है। ऐसा हुआ है, ये आप देखें, आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। खैर, अब जो ये शिकायतें आई हैं 43,000 से ज्यादा गृह मंत्रालय की, ये सिर्फ एक साल की मैं बता रही हूँ आपको, 2021 से 2022 तक की। ये 9 सालों का आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा है जहां पे 43,000 से ज्यादा गृह मंत्रालय की शिकायतें आई हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है रेलवे मंत्रालय का। अब जो रेलवे मंत्रालय है वहां पर भी मोदी जी के प्रियजन ही हैं, जो मंत्री हैं उनके, वो बड़े उनके प्रिय हैं वैष्णो जी। तो उनकी देखरेख में मंत्रालय कैसे चल रहा है ये तो आप सब जानते हैं। बालासोर का जो हादसा हुआ था, बहुत सारी ट्रेन दुर्घटनाएं हुए हैं, वो कवच भी एक बनाया गया था, सुरक्षा कवच ट्रेनों के लिए, कि एक ट्रेन इधर से आएगी, एक ट्रेन इधर से आएगी, वो जो ट्रेनें आमने सामने होंगी तो वो पहले ही रुक जाएंगी। लेकिन हुआ यूं कि वो ट्रेनें इतनी ज़्यादा कवच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि वो इधर से जाके ऐसे करके वो आपस में भिड़ गई। अब उसमें नुकसान किसका हुआ? जनता का। जान किसकी गई? जनता की। और वहां पे लाशों को कैसे फेंका जा रहा था, उनको किस तरीके से ट्रकों में भरा जा रहा था, किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा था, ये आंखों देखा हाल कुछ लोगों ने बताया है और ये सुर्खियों में भी काफी रहा है। आप सब इससे भी वाकिफ हैं। और कुछ एक तो वीडियो भी इसमें वायरल हुई थी कि जिसमें वो लाशों को ऐसे फेंक रहे थे माफ कीजिएगा। और उसमें हजारों करोड़ों का घोटाला भी हुआ, क्योंकि जो सुरक्षा कवच बनाना था, अब रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय को बजट भी चाहिए, हजारों करोड़ों का बजट भी मिला। उसके बाद सुरक्षा कवच था, उसके लिए भी हजारों करोड़ों का मिला। अब जो हजारों करोड़ों वो खर्च तो हुए, लेकिन वो खर्च कहाँ पर हुए ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जो उससे संबंधित अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनके घर जरूर भर गए हैं, 1 के 4, 4 के 10, ये सारी चीजें आप जानते हैं कि सब नॉर्मल है, ये होती रहती हैं। तो वो जो खर्चा वहां होना था, रेलवे पर होना था, रेल्स पर होना था। हर दिन शिकायतें भी आती हैं कि रेल में खाना बड़ा बेकार मिलता है। मैं खुद सफ़र करती हूँ कई बार, तो खाना पड़ता है क्योंकि लंबा सफ़र होता है। तो सफ़र ऐसा होता है कि वो सफ़र करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ के जो हालात होते हैं, चाहे वो एसी कोच के भी क्यों ना हो, ये किसी से भी छुपे नहीं हैं। अब इतनी नफरत भी फैलाई जा रही है कि मोदी सरकार, क्योंकि पहले नफरत नहीं होती थी, भ्रष्टाचार हर सरकार में होते हैं लेकिन नफरत नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें कि नफरत का जो लेवल है इतना बड़ा हो चला है। अगर किसी मुस्लिम को देखते हैं, कोई अपने आप को हिंदू जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो जाकर उनकी गाड़ियां तोड़ देते हैं। चाहे वो एक काफिला लेके जा रहे हो, शिव जी के भक्त हो अपने आप को कहते हुए, लेकिन वो गाड़ी को तोड़फोड़ कर देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं लोगों को। अगर हमने ट्रेन में हम देखें, जो प्रतीक नाम का जो लड़का था, जो सिपाही था, पुलिस में था, तो उसने कैसे 4 लोगों की हत्या कर दी कि मोदी को कुछ नहीं बोलना, मोदी के खिलाफ अगर किसी ने मुंह खोला तो सीधा उसको गोली मिलेगी, ऐसा प्रतीक ने साबित कर दिया। और ये बताया गया है कि अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोलोगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे, तो आपको डायरेक्ट गोली ही मिलेगी, इसके अलावा आपका कोई समाधान नहीं है। ये प्रतीक ने साबित भी कर दिया। खैर, अब तीसरे नंबर पर आता है वित्त मंत्रालय। उसमें भी शिकायतों का अंबार है, कोई उसका हल नहीं है। छोटी मोटी वही बात है कि अगर किसी का कोई लेना देना नहीं है तो उसको तो जरूर कर दिया है, लेकिन अगर कोई बीजेपी का है, सगा संबंधी है, कुछ उससे फायदा हो सकता है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है। मुझे लगता है कि आज जो मुझे सुनेंगे वो वैसे ही मुझे बोलते हैं कि आप बड़ा खिलाफ बोलते हो, लेकिन मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ वही चीजें बोल रही हूँ जो सच है, जो सच्चाई है। आंखें बंद करके रखने से ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। आंखें खोलनी होंगी और हमें देखना होगा कि घोटाले कितने हो रहे हैं, क्योंकि वो जनता का पैसा जा रहा है, जनता महंगाई की मार जो है झेल रही है। अगर हम टोल टैक्स की बात करें तो जगह जगह ऐसे टोल टैक्स लगा दिए जाए कि वो अननेसेसरी लग रहे हैं।
सरकार को पैसा जा रहा है, किसी मंत्री को पैसा जा रहा है, किसकी जेबें भर रही है किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि सड़कें टूटी की टूटी हैं। सड़कों पे कोई काम नहीं हो रहा है, चेपियां लगाई जा रही है, जैसे हमारे करनाल में भी चेपियां लगती हैं हर जगह पे। मैंने कई वीडियो भी डाली है, लेकिन वो चेपियों का कभी समाधान नहीं आता, टूटी सड़कों का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि सड़क घोटाला जो है वो अपने आप में ही बड़ा है। और पिछले दिनों आपने देखा भी है कि जो गडकरी जी का सामने आया है कि 18 करोड़ की जो 1 किलोमीटर का हाईवे बनना था, जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनना था, तो उसके द्वारका एक्सप्रेस वे पर 18 करोड़ की लागत जो मुकर्रर की गई थी, पर किलोमीटर का जो बनेगा उसका 18 करोड़ की लागत आएगी, लेकिन वो बना 251 करोड़ पर किलोमीटर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला, 7.5 लाख करोड़ का घोटाला है जो इस मंत्रालय में हुआ है। जो रोड और हाईवे की अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, हाईवे की बात करें, तो इसमें 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है। आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आयुष्मान घोटाला भी आपके सामने पिछले दिनों आया, वो भी सीएजी की रिपोर्ट में था। 7.5 लाख लोगों के, जो 7.5 लाख का आंकड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जगह पे 7.5 लाख, हर जगह पे 7.5 लाख है। 7.5 लाख के करीब लोगों का एक ही फोन नंबर था, 9999999999। ये कैसे हो सकता है? ये भी हो गया। 40 से 50 हजार लोगों का जो नंबर था वो था 10 बार 8 लगा दो, कुछ हजार लोगों का नंबर था कि 9 लगा दो, पीछे 9 जीरो लगा दो। अब ये घोटाले नहीं है तो क्या है? खैर, आयुष्मान घोटाला आपके सामने आया। उसके बाद राफेल घोटाला। राफेल घोटाले की बड़ी जबरदस्त कहानी है। ये जो घोटाला हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले हम देख रहे थे कि अमित शाह जी अपना भाषण दे रहे थे, चुनावी भाषण, क्योंकि आजकल तो हर जगह चुनावी भाषण चलता है, चाहे वो 15 अगस्त का सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो, या 15 आज़ादी का सेलिब्रेशन क्यों ना हो, या फिर हमारे वीर जवानों को याद करने की दास्तान की कहानियां क्यों ना हो, लेकिन वो सब छोड़कर सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी नारा देते हैं कि आज मैं उद्घाटन कर रहा हूं, तो कल को आज मैं शिलान्यास कर रहा हूं, तो कल को मैं ही उद्घाटन करूंगा, मैं ही आऊंगा, मैं ही रहूंगा, मुझे ही आना है। इतनी मैं हर जगह मैं। किसी रोड का उद्घाटन करना है तो मैं चला जाता हूँ, विधानसभा के इलेक्शन होंगे वहां पे वोट मांगने जाना है तो मैं चला जाता हूँ, पुल बन रहा है उसका उद्घाटन करना है तो मैं चला जाता हूँ। अरे कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो अपने मंत्रियों को जाने दो। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी को कैमरा कितना पसंद है। उनको हर तरफ 24 घंटे अपने कैमरे 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 ही चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। खैर, उनका कैमरे का जो सपना है वो तो पूरा हो गया होगा, अब तक 9 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया होगा। बाकी अभी 250 दिन और बचे हैं करीबन, तो उसमें भी उनका और पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब और बहुत ज़्यादा वीडियो जो है मोदी जी के ऊपर बनेगी। उनके जो घोटाले हैं, उनका किया धरा है, वो सारा आगे आएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें राफेल घोटाला की मैं आपको बात बता रही थी अमित शाह जी की, तो मुद्दे से हम हट गए, लेकिन मैं दोबारा मुद्दे पर आती हूँ कि अमित शाह जी अभी हाल ही में एक जो है भाषण दे रहे थे, चुनावी भाषण। उसमें वो मुद्दे गिना रहे थे। अब मुद्दे गिनाते गिनाते जब वो बोले कि ये घोटाला, वो घोटाला, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो उनके मुंह से निकला राफेल घोटाला। तो उनका जो बोलने का तरीका था वो उन्होंने पढ़ा राफेल घोटाला। अब उनको पढ़ना पड़ा क्योंकि राफेल वर्ड वो पूरा बोल चुके थे। और राफेल घोटाला तो उनके मंत्रालय में हुआ है, उनके सरकार में हुआ है, माफ कीजिएगा। तो राफेल घोटाला तो उनकी सरकार में हुआ है, तो वो बोल गए। अब सच्चाई कभी ना कभी तो आगे आई जाती है। खैर, और मुझे लगता है कि इससे पहले हमारे गृह मंत्री रहे होंगे कि जिन्होंने अपने मुंह से कबूला है कि हाँ हमने घोटाला किया है। खैर, इसके बाद पनडुब्बी खरीद घोटाला वो भी हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, ये भी, इसमें भी घोटाला हुआ है। इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि अब हम खुद ही घर में रह के और सूखी रोटी खा के तो चुप हो जाओ, ये आत्मनिर्भरता है। जॉब तो है नहीं है, लोग अब चोरी चकारी डकैती इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, करें क्या। और अब तो हालात ये हो गए कि लोग राशन तक की चोरियां करने लगे हैं, दवाइयों तक की चोरियां करने लगे हैं, ये हालात हो गए हैं। तो इसको आत्मनिर्भर भारत बनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया घोटाला इतना बड़ा है कि स्टार्टअप इंडिया के नाम पे पता नहीं कितना पैसा लोगों को दिया, और वो धनी सेठों को दिया
छोटे मोटे लोगों को नहीं दिया, उनके लिए तो पेपर वर्क ही पूरा करना मुश्किल हो गया। पहले कहते थे कि ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, सरकार कहती है किसी पेपर की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, कोई महिला है वो कर सकती है। लेकिन जब किसी बैंक में जाओ तो वो कहती है पहले ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा फिर होगा। अब धनियों को, सेठों को जो स्टार्टअप लोन दिया गया था, उन्होंने जो नई 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 कंपनियां बनाई थी और बना के जो उन्होंने लिया था उसमें से 90% से ज़्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं, पैसा वो डकार चुके हैं। और वो जनता का पैसा था, किसी मुख्यमंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का, किसी गृह मंत्री के मामा जी के घर से नहीं आया था, वो जनता का पैसा था और जनता के पैसे को इन्होंने धनी सेठों के हाथों में दे दिया। ये जो घोटाले हैं इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं तो अभी थोड़े बहुत घोटाले ही बता रही हूँ आपको। जम्मू कश्मीर लद्दाख में इतना खर्चा हुआ, इतनी योजनाओं पर खर्चा हुआ जो योजना धरातल पर है ही नहीं है, उन पर कोई काम ही नहीं हुआ, लेकिन खर्चा उनके ऊपर हो चुका है और बहुत बड़ा घोटाला है ये भी। और ये जो है, अगर आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट घोटाला देखोगे तो ये तो क्या बात है, हर कोई बता देगा। क्यों? स्टार्टअप इंडिया देश के नौजवान के लिए था, स्मार्ट सिटी देश की जनता के लिए था, शहर की जनता के लिए था। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों में आए दिन दिखाती रहती हूँ कि सड़कों का क्या हाल है, लाइटें चोरी हो जाती हैं, वो दिखती नहीं है, कुछ रोड ऐसी हैं शहर के अंदर। और ये अगर मैं चाहूँ या अगर कोशिश की जाए इस बात की, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों को बुलाया जाए और उनको निगरानी पे बिठाया जाए ना, तो हमारे कुंजपुरा रोड और जो कुंजपुरा रोड और साथ में है मुगल कैनाल, अगर इन दोनों रोड की बात करें तो इसका तो गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है नाम दर्ज हो जाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि 9 साल हो गए इनके ऊपर लाइटें लगी ही नहीं है। इक्का दुक्का लाइटें नजर आएंगी, डुप्लीकेट नजर आएंगी, तीसरे दिन वो भी खराब हो जाती हैं, तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, मैंने खुद भी रात को 12-12 बजे जाके वीडियो बनाई, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला कि वहां पर कोई लाइटें लगी हो या सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हैं, वहां पे कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, अब ये भी घोटाला है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता क्योंकि ये सबके सामने है। उसके बाद गंगा सफाई की योजना, इसमें कितना घोटाला हुआ आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका खुलासा किसने किया? वहां पर संकट मोचन मंदिर है, वहां के महंत हैं। अब जो वहां के महंत हैं उन्होंने ये बात बताया, मिश्रा जी हैं महंत वहां के, उन्होंने बताया, हमारे एक मित्र साथी हैं वहां गए हुए थे, तो उनसे बात हुई कि जब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं, जब उन्होंने आंकड़े दिखाए तो आंखें खुली की खुली रह गई कि गंगा को भी नहीं बख्शा। हाई कोर्ट ने माना कि गंगा जीवित है, गंगा में प्राण है। तो क्या मोदी सरकार ने गंगा सफाई के नाम पर गंगा की हत्या की है? यही कहा जा सकता है। फिर तो उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि गंगा जीवित है। गंगा जीवित है तो इन्होंने वहां पर जो, अच्छा, हाई कोर्ट ने पहले पूछा कि भैया आप प्रोजेक्ट किसको दिया है आपने? सरकार को बहुत बार पूछा, फटकार भी लगाई, उसके बाद भी जो सरकार थी वो चुप थी। वो बताती कैसे कि हमने किसको दिया है ये जो प्रोजेक्ट है, किसको दिया सफाई का, जो गंगा की सफाई होनी है। जब जैसे तैसे पता चला कि ये जो है उनके प्रिय मित्र, उनके सखा, जैसे एक राम लक्ष्मण की जोड़ी होती है, जैसे एक भाई भाई की जोड़ी होती है, उन्होंने ये प्रिय अपने सखा अडानी को प्रोजेक्ट दिया था गंगा सफाई का। और उस प्रिय मित्र ने, अडानी ने क्या लिखा कि मैं जो ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाऊंगा, अगर इस ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए या इसके बावजूद गंदा पानी या गंदगी, अनट्रीटेड वाटर गंगा में चला जाता है तो मेरी कोई भैया जिम्मेदारी नहीं है। ये उस प्रोजेक्ट में लिखा गया था। तो उसका हश्र क्या हुआ? गंगा आज सबसे ज्यादा मैली है, पहले से भी। जब कोरोना आया था तो सब बंद था, तो गंगा एकदम साफ और स्वच्छ हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज अगर हम हालत देखते हैं गंगा की तो रोना आता है।
जिसको हाई कोर्ट ने जीवंत माना हो, उसकी हत्या करने में मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके प्रिय सखा, उनके प्रिय मित्र, उनके प्रिय भाई अडानी ने और मोदी ने, दोनों ने ये हत्या कर दी। अब ये जो है सारी चीजें, अब बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे कि आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आजकल लोग ऐसे ही बोलते हैं, जब उनको सच्चाई बताओ ना तो वो यही बोलते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो। खैर, हम किसी की बातों में नहीं आते, कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, देर सवेर वो आगे आ ही जाती है। अब CFL घोटाला हुआ, CCTV कैमरा घोटाला हुआ। CFL की सप्लाई कहाँ से होगी? गुजरात से होगी। CCTV कैमरा जो था उसका ठेका किसको मिला? गुजरात के लोगों को मिला, इनके प्रिय सखा को मिला, जो भी इनके प्रिय बंधु और भी हैं उनको मिला। अब PF घोटाला हुआ पीछे उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और राम राज्य बन रहा है, वहां पे PF घोटाला हुआ। नोटबंदी जो हुआ वो तो सबसे बड़ा घोटाला था ही, क्योंकि इतना पैसा था नहीं मार्केट में जितना वापस आ गया था काले को सफेद करने के लिए। जबकि हमारे मोदी जी तो नारा लेकर आए थे कि मैं काले धन का सफाया कर दूंगा। अब ये पता नहीं कैसे किया कि काले धन को कर करके सबको वाइट करवा दिया, अंदर खाते में पहले ही करवा दिया कि बाद में लाइनों में ना लगनी पड़े। तो ये बेनिफिट अपने लोगों को ही भैया दिया जाता है, सबको तो नहीं दिया जाता। आम जनता तो लाइनों में लग सकती है, चाहे वो कहीं पर भी लगना हो, चाहे वो अपनी शौक के लिए शराब के ठेकों के आगे लाइन में लगे, तो चाहे मजबूरी में लगे नोटबंदी के लिए, तो चाहे अब आजकल जो सरकार क्या कहते हैं कि वो सब को प्याज और आलू और प्याज और टमाटर कहती है कि हम कोई 40 देंगे, कोई 90 देंगे, बाजार में 200 रेट है या 150 रेट है, तो हम अपने बूथ लगाएंगे। दिल्ली के अंदर जो कर रही है, तो लाइनों में तो जनता को लगाना ही है, क्योंकि जनता तो मासूम है, जनता क्या करे। टमाटर 200 रुपये किलो है, वहां पे अगर 90 रुपये किलो मिल रहे हैं टमाटर, सरकार दे रही है, पता है कि अब किरकिरी इतनी ज्यादा हो रही है, थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा ना। लाखों की जनता है, अगर 5-10 हजार लोगों को दे भी दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर बाकी तो वो कमा ही रहे हैं। इसके अलावा बैंक घोटाला, राफेल घोटाला, वो अलग बात है। राफेल का मैंने आपको जैसे बताया ही है। उत्तर प्रदेश में मेरे एक मित्र हैं, वो यूपी में ही है, उन्होंने बताया कि उनके भाई को, वो उनका भाई जो है वो पुलिस में कार्यरत है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उनको बुलाया गया कि आपको हम ट्रांसफर दे देते हैं अच्छी जगह पर, आप इतना पैसा दीजिए। उनके भाई ने स्पष्ट मना कर दिया है कि भैया मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक है, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, आप मेरी ट्रांसफर भले ही ना कीजिए, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ वहाँ ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप मेरी काबिलियत देखकर मुझे अच्छी जगह प्रमोट करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन रिश्वत देकर मैं अपनी ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। तो ये हाल है कि रिश्वत हर जगह मांगी जाती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। इसके अलावा सरकार खैर अमीरों के लिए तो काम कर ही रही है। अब एक चीज और देखने को मिली है, अमीरों के ऊपर कर्जा था 15 लाख करोड़ का। आप और हम पर अगर कोई कर्जा होता है तो हमें मूल के साथ ब्याज भी देना पड़ता है, तब जाके वो सारा पे ऑफ होता है, वो सारा बख्शा जाता है कि हाँ ठीक है, अगर आप का जो ब्याज है वो आप इतने % तक भर दीजिए, आप इतना मत भरिए, लेकिन मूल तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो धनाढ़ सेठ हैं हमारे देश के अंदर, मोदी जी के प्रिय मित्र जो आसपास में हैं उनका जो 15 लाख करोड़ों का कर्जा था, 15 लाख करोड़ का जो कर्जा था, आप यकीन नहीं करेंगे उसे जो सेटलमेंट की गई 2 लाख करोड़ में, यानी कि 13 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ वो किसका हुआ? ना तो मोदी जी का हुआ, ना अमित शाह जी का हुआ, ना ही किसी मंत्री का हुआ। वो किसका नुकसान हुआ? वो जनता का नुकसान हुआ, हमारा और आपका नुकसान हुआ, क्योंकि पैसा हम लोगों का जाता है, हमारे खून पसीने की कमाई होती है जो हम टैक्स भरते हैं, और वही धनाढ़ सेठों को दे दिया जाता है। 13 लाख करोड़ का ये सीधा सीधा जो है यहाँ पर धोखा किया जाता है जनता के साथ, कि 15 लाख करोड़ का घोटाला जो है, कर्जा जो है उसको 2 लाख में सेटल कर दिया जाता है।
और आश्चर्य की बात एक और है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों को बात मेरी बहुत ज़्यादा चुभे, लेकिन हिंदुस्तान से पैसा लेकर घोटाले कर कर भागने वाले सारे के सारे आप जितने भी उठा के देख लें, सब हिंदू थे, मुसलमान एक भी नहीं था। लोग मुसलमानों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन ये देश में हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जो हिंदू हैं, क्या वही इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? करोड़ों के कर्जे लेकर, करोड़ों के घोटाले लेकर करके वो विदेश भाग जाते हैं, ये सब हिंदू रहे हैं। खैर, ऐसी जो बातें हैं बहुत सारी हैं, इसको मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्योंकि अब बीते 9 साल में हम उम्मीद कर रहे थे कि जो मोदी जी का नारा था कि मैं आऊँगा तो मैं एक एक की पोल खोलूँगा, एक एक की फाइल खोलूँगा, वो फाइल आज तक नहीं खुली। पता नहीं वो फाइलें कहाँ दब गई हैं, किसी को सजा नहीं हुई, 2, 4, 10, 5 को छोड़ के। लेकिन जो बड़े बड़े घोटाले बताए जा रहे थे कि 2G घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। जबकि अडानी जी का जो कोयला घोटाला था, कोयला घोटाला, जब अडानी जी को पता लगा कि अब कांग्रेस जाने वाली है, क्योंकि वो घोटाला पहले से चला आ रहा है और अडानी जी बड़े लंबे समय से घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, उनको पता लगा कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, बीजेपी की सरकार भी आने वाली है, तो मेरी फाइलें कभी ना कभी खुल सकती हैं। वो बीजेपी के पाले में आ गए। बीजेपी तो फिर प्रिय मित्र रहे उनके। अब प्रिय मित्र के साथ जब अभी कुछ समय पहले उनके ऊपर 3-4 साल पहले जब उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी शुरू हो गई, केस होने शुरू हो गए, सीबीआई को रिपोर्ट चली गई, जांच होने के लिए चली गई। अब 2-3 दिन हुए हैं, रिपोर्ट आई है कि उनको बरी कर दिया गया है, जबकि पूरे सबूत जो एफआईआर हुई थी घोटाले की, कोयला घोटाले की, सारे सबूत एफआईआर में लिखे गए थे, उनकी कोई जांच नहीं हुई। कोई गवाह, कोई सबूत, हर चीज को दरकिनार करके मोदी जी के प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय भाई अडानी को क्लीन चिट दे दी गई सीबीआई की तरफ से। अब आज जिन जिन को क्लीन चिट मिल रही है, कल को हो सकता है कि अगर सरकार पलटी तो ये फाइलें फिर खुलेंगी, और जब खुलेंगी तब इस देश का क्या होगा, क्योंकि आज चाहे कुछ भी हो, हर घर अपने बच्चे को बाहर भेज रहा है, विदेश भेज रहा है, उसे भविष्य नजर नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। और अगर सभी को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो विदेश जाने से अपने बच्चों को रोकें, यहीं पर पढ़ाएं, यहीं पर शिक्षा दिलाएं और यहीं पर बिजनेस कराएं या नौकरी कराएं। अगर आपको मोदी जी पर पूरा भरोसा है तो, वरना अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं अच्छे भविष्य के लिए और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है बच्चों का, तो फिर आंखें खोलिए और घोटालों को देखना शुरू कीजिए। सरकार किसी की भी हो, घोटालों से आंखें बंद मत कीजिए। आज इतना ही, आगे फिर कोई ना कोई टिप्पणी, कोई ना कोई खबर लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए सत श्री अकाल।